ओके। तो देखो आप लोग, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। mechanism of adsorption. क्या मैसेज क्यों? हाँ अतुल, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझी नहीं। शॉर्प्शन तक पढ़ा था ना हमने लास्ट टॉपिक कल। मैंने एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस लिखाया था, एक दो डिफरेंस आज और आपको लिखा दूंगी उसके बीच में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कल मैंने कहा था सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसे क्यों? देखो जैसे मान लो, समझने के लिए मैंने ये बनाया है, यहाँ पे आपके कोई मॉलिक्यूल है, नहीं थोड़ा और ऊपर बनाते हैं। मान लो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है और एक यहाँ इस सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल। तो देखो इस मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसके इधर भी मॉलिक्यूल चिपका है और इधर भी, यानी जितना फोर्स ये अट्रैक्शन फोर्स इसके साथ लग रहा होगा उतना इधर लगा करके ये बैलेंस कर दे रहा है। जितना इधर से चिपक रहा होगा उतना ही इसके इस वाले साइड में भी मॉलिक्यूल चिपक करके सेम बराबर का अट्रैक्शन फोर्स देगा और अट्रैक्शन फोर्स कैंसिल आउट, यानी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यहाँ भी चिपका होगा तो इधर चिपका होगा, यहाँ चिपका होगा मॉलिक्यूल तो यहाँ, यानी सभी तरफ से इक्वल और अपोजिट अट्रैक्शन फोर्स लग जा रहा है। एक अपने तरफ से लगा रहा है, दूसरा उधर से लगा करके खींच ले रहा है। यानी बल्क में अगर हम लोग देखें तो बल्क में क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा हरियाली आती है। देखो बल्क में क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट अट्रैक्शन फोर्स लग जा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या हो रहा है, स्टेबल है। जो बल्क के मॉलिक्यूल हैं वो स्टेबल होते हैं। और यहाँ जो सरफेस पे है देखो उसके साथ क्या दिक्कत है। मान लो जैसे यहाँ पे फोर्स लगा रहा है तो इधर से एक मॉलिक्यूल टच किया होगा, फोर्स लगा रहा होगा, बट जो मॉलिक्यूल यहाँ से इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, इधर से जो मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है उसको बैलेंस करने के लिए तो इधर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, नहीं। तो इसके कारण क्या है, ये एक तरफ से ये खींचे जा रहा, आपका एक हाथ पकड़ के कोई आपको खींच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप स्टेबल तो नहीं हो, उसके तरफ खींचे चले जाओगे, है ना। यानी आप अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे जो सरफेस पे है वो क्या होता है, क्योंकि उसका नेट फोर्स 0 नहीं होता है, सभी तरफ से फोर्स इक्वल नहीं लगते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जो सरफेस पे होता है ना वो आपका अनस्टेबल हो जाता है। मैम एक बार और समझा दीजिए, क्या मैम समझ नहीं है, क्लियर नहीं। ओके, और अनस्टेबल होने के कारण एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। मैंने कहा बल्क में जो मॉलिक्यूल है उसको इधर से भी मॉलिक्यूल, सभी तरफ से मॉलिक्यूल घेरे होते हैं, तो अगर इधर से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ वाला मॉलिक्यूल लगा रहा होगा तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, यानी जितना फोर्स ये अपने तरफ खींचा उतना ये खींच करके उसका नेट फोर्स 0 कर दिया। जितना फोर्स से ये खींच रहा था यहाँ का मॉलिक्यूल जो इससे चिपका था उतना ही नेट फोर्स से इधर वाला मॉलिक्यूल खींच करके 0 कर दिया। यानी जो बल्क में, यानी अंदर में जो मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस के अंदर, सरफेस पे नहीं उसके अंदर साइड में, तो वहां पे बल्क में इक्वल और अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है एडजेसेंट मॉलिक्यूल के साथ, तो उसके कारण नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं जो बल्क में होते हैं।
बट जो हमारे सरफेस पे मॉलिक्यूल है उनको इधर से तो कोई खींच रहा है, इधर जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, वो यहाँ पे, ये सब तो इसको खींच रहे हैं, बट इसके ऊपर में कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो खिंचाव सिर्फ एक ही तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ, तो वो अपने आप को ऊपर की तरफ खींचने की खुद ही कोशिश करेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स हमारा 0 नहीं है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट इक्वल टू 0। इसके कारण ये क्या है, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल चीज की एनर्जी हाई होती है, ठीक है, एनर्जी ज्यादा होती है। तो मैंने कल आप लोगों को कहा था कि सरफेस पे मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो आज बताया कि क्यों। सरफेस मॉलिक्यूल एनर्जी इज more than bulk molecules, is more than the molecule present in the bulk. Present in the bulk, ये एक पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट, ये आपका अनस्टेबल था, और अनस्टेबल होके, अनस्टेबल चीज था तो उसकी एनर्जी ज्यादा थी, एनर्जी ज्यादा थी, तो जब एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस हुआ, यानी दूसरे मॉलिक्यूल आकर के जब इसके सरफेस पे चिपके, तो फिर ये क्या हो गया, अब ये इसके नेट फोर्स को बैलेंस करने लगे, तो क्या हुआ, एनर्जी आपकी डिक्रीज हुई, जब आकर के चिपके तो वहां से भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने लगे, तो एनर्जी आफ्टर एडजॉर्प्शन यानी जब एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है, आफ्टर एडजॉर्प्शन मत लिखो, ये लिखो कि व्हेन एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, व्हेन एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एनर्जी ऑफ surface molecule decreases, ठीक है। और देखो जब ये एनर्जी सरफेस मॉलिक्यूल की डिक्रीज हो रही है, तो इससे इसकी एनर्जी सिस्टम की घट रही है, तो एनर्जी यहाँ से क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा, एनर्जी ज्यादा थी अब कम हो गया, तो क्यों, क्योंकि रिलीज हुआ होगा एनर्जी, तो इसके कारण हम लोग क्या कह सकते हैं कि सो adsorption is an exothermic process, ओके। इसके कारण हमारा एडजॉर्प्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। सृष्टि अभी आ रही है या फिर दूसरी सृष्टि है ये, लड़की रोज 5-10 मिनट ले जाती है, ओके। आया समझ में? मैम लास्ट पॉइंट कैसे हुआ नहीं समझ आया। ठीक है, ये समझ में आया कि सरफेस की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यस मैम। तो जब किसी चीज की एनर्जी घटती है, मान लो हमने पानी को गर्म करके एक कंटेनर में रखा है, तो जब पानी गर्म है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, हमने एनर्जी दिया है ना हीट के फॉर्म में। यस बट मैम। जैसे जैसे पानी ठंडा हो रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है ना। यस मैम। हाँ, तो अगर कोई चीज एनर्जी ज्यादा होने के बाद अगर वो शांत हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे एनर्जी रिलीज हुई है, तो रिलीज हुई है, तो जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जैसे ही, जैसे मान लो कि ये आपका वुड हो गया, वुड पे जैसे ही आप पानी डालोगे तो वुड के सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे ही आपने पानी डाला तो मॉलिक्यूल्स पे चिपकेंगे तो उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि सरफेस से भी कोई मॉलिक्यूल चिपक गए जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, तो एनर्जी डिक्रीज होगी, और यहाँ से हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, हीट भी एक टाइप का एनर्जी है, तो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। तो
ड्यू टू this the process adsorption is an exothermic process. मैम ऊपर वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है उतना अच्छे से। कौन सा, ये वाला पॉइंट? यस मैम। देखो मैम एक्सोथर्मिक कैसे हो रहा है वो मैम समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक्सोथर्मिक कैसे हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। देखो, अगर कोई चीज की एनर्जी ज्यादा है और एनर्जी उस सिस्टम का घट रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। कहीं से भी जब हीट रिलीज होता है सिस्टम से तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जब हीट देना पड़ता है तो उसको हम लोग इंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे अगर आपको पानी को गर्म करना है, आप उसको स्टोव पे रखे तो वो हमारा इंडोथर्मिक होगा। पानी को गर्म करना है, ठंडे पानी लेकर के आपने स्टोव पे रखा, गर्म कर रहे हो, वो हो जाएगा इंडोथर्मिक, आप हीट बाहर से दे रहे हो। बट गर्म पानी को आप ठंडा होने के लिए रख रहे हो तो उसमें से हीट रिलीज हो रहा है, जो उसका पानी का है वो एटमॉस्फेयर में हीट अपना छोड़ रहा है, तो वो हो जाता है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, सरफेस पे इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी तरफ से नहीं होता है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी तरफ से नहीं होता है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बट जैसे ही उस सरफेस पे हम लोग कुछ चिपकाते हैं, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या, सरफेस पे चिपकाना, तो जैसे ही सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल चिपका तो उसके चिपकने के कारण उसकी एनर्जी घटती है, और जब एनर्जी घट रही है तो एनर्जी जो ज्यादा थी वो गई कहाँ, तो वो रिलीज हो गई। सरफेस पे चिपकने से एनर्जी घटी, तो एनर्जी घटी कैसे, जो ज्यादा थी वो कहाँ गई, तो इस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। यानी वहां उस पूरे के पूरे प्रोसेस से रिलीज हो रहा है एनर्जी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए इस पे सरफेस पे जब पानी आके चिपका ना तो ये मॉलिक्यूल का अब इधर से भी फोर्स बैलेंस करने के लिए कोई है, इधर से भी फोर्स बैलेंस करने के लिए कोई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक। आया समझ में? हाँ बालक लोग, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आप लोगों ने 11th के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, आया कि नहीं, पूछो जिसको डाउट था, हमारा सपना थोड़े आएगा। सृष्टि वीडियो देखना, अब आपको तब समझ में आएगा, आप 15 मिनट दे रहोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक स्लाइड आपका छूट चुका है, पीछे हमने कुछ पढ़ाया वो छूट चुका है आपका। मैम बी पॉइंट कौन है मैम, ए ये हुआ तो बी कौन होगा मैम? क्या ए ये होगा तो बी कौन होगा? मैम यहाँ पे पॉइंट दिया ना, सरफेस मॉलिक्यूलर एनर्जी इज मोर देन ये वाला में। क्या नहीं समझी? क्या बोल रहे हो? मैम यहाँ पे दिए, मैम यहाँ पे दिए पॉइंट मैम, एनर्जी के नीचे, हाँ मैम यहाँ। ये अच्छा, तो मैंने मैकेनिज्म में पॉइंट बताया आपको, ये आपका ये बी ए कुछ नहीं लिखा है, ये आपको इसका फर्स्ट मान लो, ये इसके बारे में बात बता रहे हैं, मैकेनिज्म बता रहे हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो पहले सरफेस की एनर्जी ज्यादा होती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको पॉइंट में लिखा रही हूँ। फिर आपको ये दूसरा ये बात जानने की जरूरत है, तीसरा ये बात जानने की जरूरत है, क्योंकि क्या पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में आप नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानती। तो ये इसके मैकेनिज्म, इसके अंदर क्या क्या होता है वो सारी बातें तो जानने की आपको नीड है ना बेटा, तो वही है, मैंने पॉइंट पॉइंट लिखाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रियांशु आपको मैं एक्सोथर्मिक बता दूं फिर से, मार खाओगे। ओके आगे बढ़ूं, ये क्या आगे, ओके।
तो देखो 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिखे थे ना, चौथा पॉइंट लिख लो। एडजॉर्प्शन कैसा फेनोमेना है? ये ऐसा फेनोमेना है जो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। बल्क से इसको नहीं मतलब है, इसको सरफेस के एरिया से बहुत मतलब। मोर सरफेस एरिया, मैम ये मैकेनिज्म में ही है। हाँ मैकेनिज्म में ही है। जहां पे मैंने मैकेनिज्म बता रही हूँ वहां से आपके पहला ऑब्जेक्टिव। पॉइंट कौन है मैम? पहला पॉइंट कौन है मैम? ये तीसरा पॉइंट है या चौथा पॉइंट है। आप पॉइंट मत लिखो ना, एरो करके लिख लो। पॉइंट अब मैंने याद नहीं रखा है, आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, एरो कर लो ऐसा। चलो जैसे पीछे में हमने 3 एरो पढ़ी है ना, एक नीचे था 2 ऊपर, ये चौथा एरो है। एरो करके पॉइंट लिखते जाओ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की चांसेस है, ठीक है। मोर सरफेस एरिया, मोर एडजॉर्प्शन। लेस सरफेस एरिया, लेस एडजॉर्प्शन। ओके तो देखो, जैसे मान लो आपके पास हम लोग चौक पे अगर इंक लगा रहे हैं, राइट, चौक पे अगर हम लोग इंक लगा रहे हैं, तो चौक अगर आपके पास इतना बड़ा है, ठीक है, और दूसरा चौक है जो आपके पास इतना बड़ा है, तो किस पे इंक के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल, जहां पे इंक के ज्यादा मॉलिक्यूल चिपकेंगे वहां पे एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो इसकी सरफेस एरिया यहाँ पे इतना है, तो इस पे एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। इसकी सरफेस एरिया बढ़ी तो एडजॉर्प्शन भी ज्यादा, इंक लगेगा इस पे, तो एडजॉर्प्शन बढ़ा। ये बात तो ठीक है, बट दूसरा बात देखो, अगर मान लो हमको इतना ही चौक दिया है और कह रहा है कि इसमें आप एडजॉर्प्शन बढ़ा के दिखाओ, यानी जितने इंक लगने थे उससे ज्यादा इंक आप लगा के दिखाओ, तो क्या करोगे, इसको तोड़ दो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ जितना पॉसिबल टुकड़ा है तोड़ दो। तो जैसे ही चौक को, मान लो ये चौक, इसको मैंने अगर तोड़ दिया तो इसका ये पोर्शन ऐसा ऐसा तो सभी तरफ से खाली होगा ना, यानी ये वाला एंड तो फ्री हो गया, ये ऐसा ऐसा दिखेगा ना इसको तोड़ने के बाद, ऐसा ऐसे 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 चौक के बहुत सारे टुकड़े दिखेंगे। तो ये एरिया तो हमारा बढ़ गया ना, जो पहले नहीं दिख रहा था। ये सब एरिया बढ़ रहा है ना, ये तो इस एरिया को भी तो कवर करने को ये इंक चाहिए, है ना, तो ज्यादा इंक लगेगा। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग जब सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, यानी हम लोगों को जो भी मॉलिक्यूल चिपकाना है वो ज्यादा चिपक रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा एडजॉर्प्शन क्या हो गया, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ज्यादा सरफेस एरिया होने से ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, कम सरफेस एरिया होने से कम एडजॉर्प्शन होगा। समझ में आया? ए भैया लोग, भैया जी लोग बोलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ओके वेरी गुड, आगे समझ में, बहुत अच्छी बात है। ओके देखो एक बार मैं आपको और इसको समझा देती हूँ। ऐसे सपोज ये आपका क्या है, ये ब्रेड है, ब्रेड, इसको हम लोग काटे नहीं है, ये अभी वैसे ही है इकट्ठे। अब इसको अगर आपको कहा जाए इससे आप ब्रेड पकौड़ा बनाओ, तो आप इसमें पूरे में बेसन लगा रहे होगे, तो जितना ये इसका ये मेजरमेंट है, जितना ये एरिया, ये और ये एरिया, उतने ही एरिया पे आप बेसन लगाओगे, उतनी रिक्वायर्ड होगी।
बट अगर आप इसको काटना शुरू कर दिए, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, बहुत सारे स्लाइस बना दिए, अब आपको ज्यादा बेसन लगेगा, क्योंकि अब उसके इधर साइड हर एक ब्रेड का ये वाला सरफेस एरिया जितने आपने स्लाइड किए हैं उतना 2 गुना बढ़ गया है ना, तो ज्यादा बेसन लगेगा, यानी सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। अब आपको अच्छे से समझ में ये बात आ गई, तो ये बात ध्यान रखना, ये नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ओके, मैम काटने से तो सरफेस एरिया आप एक बार टाइप कर दो बेटा, आपका आवाज कट गया, आप एक बार टाइप कर दो। नेक्स्ट देखो, अब ना दो तरह का एक टर्म मिलेगा, इसको हम लोग टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन तो नहीं कह सकते, क्योंकि टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन हम लोग आगे देखेंगे, बट आपको यहाँ पे 2 तरह का टर्म मिल सकता है। एक होता है पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, बस ऐसे ही स्टार या पॉइंट बना करके लिख लो, ठीक है, और एक होता है निगेटिव एब्जॉर्प्शन, स्टार बना के या कुछ भी बना के लिख लो। एक पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है हमारा निगेटिव एब्जॉर्प्शन। ओके, तो देखो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। यहाँ पे एक बीकर है, ये, इसमें हमने सॉल्वेंट डाला है और सॉल्यूट भी डाला है। सॉल्वेंट डाला है, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी इसमें हमने डाला है, ठीक है। ये क्या है, सॉल्यूट, ये लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, ठीक है। इस बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया है, ये लिया, गुड गुड करने से हट, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा बेटा, जितना पहले था वो सरफेस एरिया तो ब्रेड का रह ही जाएगा, उसके अलावा जितने स्लाइसेस आपने किए हो, हर एक स्लाइसेस का 2 फेस बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया ब्रेड कट करने से पूरा सरफेस एरिया, पूरे ब्रेड जो कट किए हो सबका जब मेजर करके जोड़ोगे तो इंक्रीज, बहुत सारा इंक्रीज हो गया रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे आपको, अगर आपको फिल नहीं हुआ तो कहना, मैं बता दूंगी कैसे। पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, देखो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। मान लो इस सॉल्यूशन में आपने एडजॉर्बेंट, यानी जिसपे एडजॉर्बेंट चिपकेंगे, एडजॉर्बेंट को आप अगर इसमें डालते हो, और फिर आगे क्या होगा, इफ the solute particles tends to concentrate on the surface of the absorbent. Adsorbent. ओके, देखो अगर आपने एडजॉर्बेंट को इसमें डिप किया, ठीक है, अगर आपने एडजॉर्बेंट को इस सॉल्यूशन में डिप किए और उस एडजॉर्बेंट पे इस सॉल्यूशन से सॉल्यूट के पार्टिकल जाकर के ज्यादा से ज्यादा चिपक रहे हैं, एडजॉर्बेंट पे सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा जाकर के चिपक रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन।
यानी यहाँ पे इस सॉल्यूशन से आपका एडजॉर्बेट क्या होगा? एडजॉर्बेट अगर आपका सॉल्यूट होगा, ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट चिपकेगा, तो हमारा ये क्या शो करेगा? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। बराबर है? अब देखो निगेटिव एडजॉर्प्शन, इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। इफ द solvent particles, if the solvent particles tends to concentrate on the surface of the adsorbent, on the surface of the adsorbent। ठीक है, यानी यहाँ पे एडजॉर्बेट आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सॉल्यूशन से अगर सॉल्वेंट आकर के चिपकने लगे तो वहां पे हमारा निगेटिव एडजॉर्प्शन कहलाएगा। इस टर्म का यूज होगा। ओके, बोलो कोई डाउट इसमें? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। मैम सॉल्वेंट से ऐसा क्यों हो रहा है कि मैम सॉल्वेंट से ऐसा हो रहा है? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉरी मैम, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपने पानी ले लिया, पानी में अगर आप चीनी या नमक को मिला रहे हो तो चीनी हमारा सॉल्यूट हो गया और पानी हमारा सॉल्वेंट। जो इसमें कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो लेसर अमाउंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट। आप सॉल्यूशन का फर्स्ट वीडियो देखोगे, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्यूशन का फर्स्ट वीडियो एक बार देखना। जैसे चीनी पानी में मिलाए ना, शरबत बनाए, तो चीनी हमारा सॉल्यूट हो गया और पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया। ओके, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैम तो अगर सॉल्यूट मैम ज्यादा चिपकेगा कि मैम एडसॉर्बेंट पे, तब मैम पॉजिटिव होगा, और मैम अगर सॉल्वेंट ज्यादा आके चिपकेगा तो नेगेटिव होगा। यस, सही समझे हो, बिल्कुल सही समझे। सॉल्यूट यानी सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ऐसे भी आप पहचान सकते। सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, जैसे चीनी पानी के शरबत में चीनी हम लोग कम अमाउंट में डालते हैं, मैम पानी एक बात पूछना था बात। मैम, अगर चीनी पानी का मैम चीनी उसमें सॉल्यूट लेंगे और पानी सॉल्वेंट लेंगे, और अगर दोनों को मैम मिक्स कर लेंगे, फिर तो मैम पूरा पानी बन जाएगा। फिर मैम पता कैसे चलेगा? फिर से बोलो। मैम अगर चीनी पानी का सॉल्यूशन लेते हैं तो हम्म मैम उसको अगर मिक्स कर देंगे तो मैम चीनी तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। हम्म फिर उसमें अगर एडसॉर्बेंट डालेंगे तो मैम पता कैसे चलेगा? मैं आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताने के लिए ये बात बताया। अब एडसॉर्बेंट यहाँ पे चीनी पानी में ही नहीं डाल देंगे, तो मतलब वही सोल्यूशन नहीं लेंगे जिसमें चीनी और पानी हो, है ना। उसी को वही यहाँ पे एग्जांपल हम लोग नहीं लेंगे। चीनी चीनी आकर के नहीं चिपकेगा, वो इतना ज्यादा होमोजेनियसली डिजोल्व हो गया है। तो जैसे आपने पाउडर डाला, सपोज आटा डाला, 2 चम्मच आटा डाले ओके पानी में, तो वहां पे क्या होगा? आटा अगर कम अमाउंट में, हालांकि वो कोलाइड्स बनेगा, दूसरा ही चीज बनता है।